हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां आतंकवाद को लेकर अमित शाह जी का सबसे बड़ा बयान। दोस्तों कह दिया अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त से बाहर जा चुके हैं ये आतंकवादी। सारी जानकारी दोस्तों आपको बताने वाले हैं और इसी बीच बताएंगे जहां पर इमरान खान का भारतीय मीडिया को लेकर छलका दर्द। कह दिया पाकिस्तानियों से कि भारत के टीवी चैनलों को देख लो, पाकिस्तान के हालात पर हंस रहे हैं। सारी जानकारी दोस्तों बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा चूक मामले को लेकर अभी की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि मेरा भारत महान है और भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां सीआईएसएफ स्थापना दिवस पर अमित शाह जी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की नीति जारी रहेगी, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि आतंकवाद को बिल्कुल ना बर्दाश्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की नीति आने वाले वक्त में भी जारी रहेगी। उन्होंने यहाँ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की 54वीं स्थापना दिवस परेड में कहा कि देश के किसी भी हिस्से में अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। जी हां, अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पिछले 9 साल में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से सफलता पूर्वक निपटी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हिंसा काफी कम हुई है, जबकि पूर्वोत्तर और वामपंथी चरमपंथी प्रभावित इलाकों में उग्रवाद भी कम हुआ है तथा लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने वाले लोगों की संख्या घटती जा रही है और कई लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। जी हां, सीआईएसएफ पहली बार दिल्ली एनसीआर के बाहर अपना वार्षिक स्थापना दिवस मना रही है और इस कार्यक्रम का आयोजन यहां हकीमेट में सीआईएसएफ राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा एकेडमी में किया गया है। बहरहाल दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जो नीति, अगर आप उसका दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, मानते हैं कि बहुत बेहतरीन नीति है दोस्तों मोदी जी की, तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की तबाही का भारत खुशी से कर रहा ऐलान। जी हां, इमरान का छलका दर्द, कहा भारत के टीवी चैनलों को देख लो, पाकिस्तान के हालात पर हंस रहे हैं। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का अपने मुल्क के हालात का बयान करते हुए दर्द छलक आया। उन्होंने भारतीय टीवी चैनलों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत के टीवी चैनलों को देख लो, वे कैसे पाकिस्तान के हालात का मजाक उड़ा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि भारत के चैनल खुशी से ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान तबाही की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आजादी के समय भारतीयों ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया था कि वो जिंदा नहीं रह पाएगा और जल्द ही वापस भारत में मिल जाएगा। बता दें कि इमरान खान ने वर्चुअल माध्यम से एक सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। जी हाँ, अपने भाषण में इमरान खान ने कहा कि इस तरह का पाकिस्तान ये नहीं चल सकता। हिंदुस्तान के टीवी पर देखें किस तरह मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का। उनके टीवी पर खुशी से बता रहे हैं कि पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। यही तो जब पाकिस्तान बना था किस चीज का खतरा था पाकिस्तान को, क्योंकि हिंदुस्तान के लीडर कह रहे थे ये तो ज्यादा देर रहेंगे नहीं, ये फिर मिल जाएंगे हमारे में। उनका शुरू से यही था। क्यों हमने फिर जोर दिया अपनी सिक्योरिटी पर, क्यों हमने अपनी फौजी खड़ी करी, पेट काट के फौज पाली और क्यों फौज ने जबरदस्त रोल प्ले करके हमें बचाया। साथ ही साथ दोस्तों इमरान खान ने कहा बच्चों के मुद्दे पर कि जिस तरह से वे यानी नेता देश के साथ व्यवहार कर रहे हैं उसमें आपका और आपके बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि हम एक आजाद मुल्क बनना चाहते थे, हम एक ऐसा राष्ट्र बनना चाहते थे जिसमें कानून का शासन हो। हमारे पास सब कुछ है सिवाय कानून के राज के। जिले शाह की हत्या इसका सबूत है। बहरहाल दोस्तों, अब इमरान खान ने ना चाहते हुए भी दोस्तों ये बता दिया है कि पूरा पाकिस्तान लाचार हो चुका है। लेकिन एक चीज क्लियर करना चाहेंगे इमरान खान को कि भारत की कोई भी टीवी चैनल पाकिस्तान के इस हाल पर उसका मजाक नहीं बना रहा है। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान के इस हाल पर भारतीय टीवी चैनल ये कहना चाह रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को इशारा भी किया था कि ये ना करो वरना संभाल और संभल नहीं पाओगे, और वही आज हुआ है पाकिस्तान के साथ। और उसी बात को लेकर भारतीय पाकिस्तान पर हंस रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान ने कार्य ही ऐसे किए हैं कि उस पर हंसने के अलावा और कुछ बचा ही नहीं है। आपका
जवाब देना चाहेंगे दोस्तों इमरान खान को? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। लेकिन दोस्तों जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके शेयर जरूर करिएगा ताकि हर कोई अपना राय सुझाव दे सके। बात करेगा और खबर की, जहां पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर बड़ी खबर, जहां केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को लिखी चिट्ठी, मांगी विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट। बता दें पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। इस मामले में केंद्र से पंजाब सरकार से की गई कार्रवाई के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। गौरतलब है कि पिछले साल 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में भारी चूक का मामला सामने आया था। केंद्र सरकार के सूत्रों ने इस बारे में जानकारियां दी हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य की यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन पर पंजाब सरकार से विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। पूरा मामला दोस्तों आपको पता है, जिनको नहीं पता उनको बता दे। 5 जनवरी को पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिरोजपुर में दौरा था। भारी बारिश के कारण पीएम को सड़क मार्ग से जाना पड़ा, लेकिन इस दौरान हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर दूर रास्ते में प्रदर्शनकारी मिल गए, जिस कारण उनका काफिला तकरीबन 20 मिनट बेहद असुरक्षित क्षेत्र में रुका रहा। जिस इलाके में पीएम मोदी का काफिला रुका था वो आतंकियों के अलावा हेरोइन तस्करों का गढ़ माना जाता है। पिछले साल सितंबर महीने में इसी क्षेत्र में आतंकी वारदात को अंजाम भी दिया गया था। जी हाँ, और उस समय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाया था और सुरक्षा चूक के बाद केंद्र और पंजाब सरकार ने अलग अलग रूप से जांच शुरू की थी। बहरहाल दोस्तों फिर एक बार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है दोस्तों, और केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को इसको लेकर चिट्ठी भी लिखी है। बहरहाल अगर आप भी मानते हैं कि इस पर पंजाब सरकार को विस्तृत जानकारी देनी चाहिए विद प्रूफ दोस्तों, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा आप लोग कमेंट में लिखकर। और साथ ही साथ बता दें, जहां सांसद का बड़ा दावा, हर साल 70,000 अमेरिकियों को मार रहा है चीन। आतंकियों ने 35 ईसाइयों की कर डाली हत्या। जी हाँ, अमेरिकी सांसद माइक ग्लागहेर ने दावा किया है कि चीन हर साल 70,000 अमेरिकी नागरिकों को मार रहा है। तिब्बत पर चीन के आक्रमण के खिलाफ चीनी दूतावास के बाहर वॉशिंगटन में हुए प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे ग्लागहेर ने कहा कि चीन आज भी निर्दोषों के खून का प्यासा और विस्तारवादी है। तिब्बती समुदाय के लोगों से बात करते हुए ग्लागहेर ने कहा कि तिब्बती लोग चीन के क्रूर सांस्कृतिक नरसंहार से पीड़ित हैं, लेकिन उनका आजादी के लिए लड़ने का साहस अनुकरणीय है। चीन कभी जासूसी गुब्बारे तो कभी ऐप के जरिए अमेरिकी संप्रभुता पर भी हमला कर रहा है। सांसद माइक ने कहा कि अमेरिका में कोई नहीं चाहता कि ताइवान या किसी भी दूसरे मुद्दे को लेकर चीन के साथ युद्ध लड़ा जाए, लेकिन ये बात सब समझ चुके हैं कि चीन के साथ अमेरिका के आर्थिक संबंध विफल रहे हैं। और इस मुद्दे पर पिछले वर्ष अमेरिकी संसद में दोनों पार्टियों के सांसदों ने मिलकर एंड फेंटेनाइल कानून भी पारित किया था। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में मानवाधिकार और लोकतंत्र खतरे में। जी हां, यूएस सांसद चिंतित बोले आवाज उठाने से नहीं हिचकेंगे। जी हां, अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों और लोकतंत्र के लगातार उल्लंघन की घटनाओं को लेकर चिंता जताई और सरकार से कहा कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून का शासन सुनिश्चित करें। सदन की विदेशी मामलों की समिति के सदस्य ब्रैड शर्मन ने ट्वीट किया, पाकिस्तान में हिंसा की बढ़ती घटनाओं को लेकर अमेरिका चिंता में है। एक वीडियो बयान में शर्मन ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार को मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के उसके दायित्व के बारे में याद दिलाया है। शर्मन का ये वीडियो बयान अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के एक नेता द्वारा साझा किया गया है। कैलिफोर्निया के 32वें संसदीय जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद शर्मन ने कहा कि हम मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दें, जहां ताइवान को लेकर बढ़ा अमेरिका चीन में तनाव। यूएस जनरल ने कहा हमें चीन के जहाजों को निश्चित डुबाना ही होगा। जी हां, अमेरिका के टॉप जनरल ने सुझाव दिया है कि ताइवान के चारों तरफ चीन की घेराबंदी को तोड़ने के लिए हमें चीन के जहाजों को समुद्र में डुबोना होगा। बता दें कि ये सुझाव यूएस पैसिफिक एयर फोर्सेस के कमांडर जनरल केनेथ विलबैक ने दिया है। बुधवार को अमेरिका के कोलोराडो में एयर एंड स्पेस फोर्सेस एसोसिएशन वारफेयर के एक कार्यक्रम में विलबैक ने कहा कि हथियार बंद ड्रोन्स और B-21 रेडर हथियारों की मदद से इस मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीते साल अगस्त में जब अमेरिका की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर गई थी, तो अमेरिका के इस कदम से नाराज चीन ने ताइवान के चारों तरफ घेराबंदी कर दी थी। ताइवान के
पूर्वी तट पर अभी भी चीन के जहाज मौजूद हैं, जिससे ताइवान का रास्ता लगभग बंद हो गया है। बहरहाल दोस्तों, एक और खबर आपको बताते हैं, जहां इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे 5 लाख लोग, प्रोटेस्ट में पुलिस चीफ भी हुआ शामिल। जी हां, इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ देश के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन देखा गया। इस दौरान शनिवार को करीब 5 लाख लोग सड़कों पर उतर आए। 10 सप्ताह से लोग नेतन्याहू के उस बिल का विरोध कर रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम किया गया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक केवल इजराइल की राजधानी तेल अवीव में 2 लाख लोग प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट पर अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो गुरुवार के दिन ये प्रदर्शन और तेज हो जाएंगे। शनिवार को हुए प्रदर्शन में सरकार का समर्थन करने वाले लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर अंडे फेंके हैं। जी हां, इसके बाद पुलिस ने हदेड़ा इलाके से 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, तो वहीं 3 प्रदर्शनकारियों पर भी तेल अवीव में हाईवे को ब्लॉक करने के आरोप में पकड़ा है। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जहां तालिबान सरकार के लिए चाणक्य बनने को तैयार, अपना भारत देगा विदेश नीति और कूटनीति की ट्रेनिंग। सही सुना आपने, बता दें भारत ने तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों और डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। ये ट्रेनिंग काबुल में भारतीय दूतावास के अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से देंगे। इसमें अंग्रेजी की समझ रखने वाले तालिबानी अधिकारी शामिल होंगे। उन्हें विदेश नीति और कूटनीति की बारीकियों को समझाया जाएगा। तालिबान सरकार ने इस ट्रेनिंग को लेकर खुद एक आदेश जारी किया है। इसमें तालिबानी अधिकारियों से ट्रेनिंग में शामिल होने की अपील की गई है। उन्हें यह भी बताया गया है कि ट्रेनिंग के बाद इन अधिकारियों को एक रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। अफगानिस्तान के इस्लामी विदेश मंत्रालय कूटनीति संस्थान की तरफ से जारी पत्र के अनुसार इसमें विदेश मंत्रालय के अंतर्गत शामिल सभी आंतरिक शाखाओं में काम करने वाले अधिकारी हिस्सा ले सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, अब तालिबानियों को अपना भारत कूटनीति और विदेश नीति सिखाएगा। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या अफगानिस्तान जो सबसे गर्त में था दोस्तों, क्या वो पाकिस्तान से आगे निकल जाएगा इन मामलों में? आपकी जो भी निजी राय हो बताइएगा जरूर। साथ ही साथ दोस्तों, एक और खबर आपको बता दें, जहां कंगाल पाकिस्तान अब रशिया के लिए हो रहा है उतावला, भारत की कर रहा है नकल, कह रहा है कि भारत की तरह सस्ता तेल खरीदना चाहता हूं। जी हां, गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान भारत की तरह रशिया से सस्ता तेल खरीदना चाहता है। पाकिस्तान रशिया से $50 प्रति बैरल की दर से कच्चा तेल खरीदने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान जिस कीमत पर रशिया से कच्चा तेल खरीदना चाहता है, वो कीमत यूक्रेन रशिया युद्ध के कारण G7 देशों द्वारा तय मूल्य सीमा से $10 प्रति बैरल कम है। रविवार को प्रकाशित कुछ समाचारों में ये जानकारियां दी गई है कि पाकिस्तान कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रयासरत है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कच्चा तेल इस समय दुनिया भर में $82.78 प्रति बैरल की दर से बेचा जा रहा है। भारी कर्ज और कमजोर मुद्रा के संकट से जूझ रहा पाकिस्तान रशिया से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदने के लिए उतावला हो रहा है। समाचार पत्र द न्यूज के अनुसार रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदने के पाकिस्तान के आग्रह पर रशिया तभी प्रतिक्रिया देगा जब तक कि पाकिस्तान पैसे के भुगतान का माध्यम, प्रीमियम और बीमा के साथ परिवहन दर संबंधी सारी औपचारिकताएं पूरी नहीं कर लेता। इसके बाद रशिया से कच्चे तेल की पहली खेप अगले महीने के अंत तक पाकिस्तान पहुंच सकती है। बहरहाल दोस्तों, एक चीज तो निश्चित है कि पाकिस्तान वही करता है जो भारत करता है। भारत की नकल करने में पाकिस्तान एक नंबर है। लेकिन दोस्तों, आज भारत जिस स्थान पर पहुंच चुका है, शायद वो चीज पाकिस्तान नकल से भी नहीं कर सकता, और ये बात उसको जल्द ही समझ में आ चुकी है। बहरहाल पाकिस्तान का कार्य ही है आतंकवादियों को पालना और खिलाना, चाहे जनता वहां की भूखी क्यों ना रह जाए। बात करें दोस्तों एक और खबर की, जहां IMF से कर्ज न मिलने पर पीएम शहबाज ने इमरान को ठहराया जिम्मेदार, कहा देश में अस्थिरता की आग भड़का रहा नियाजी। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें मानकर भी कंगाल पाकिस्तान को कर्ज के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, और इन हालात के लिए पीएम शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ यानी PTI के अध्यक्ष इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया है। जानकारी के अनुसार आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज पाने की चाहत में उसकी हर एक शर्त मान ली है। इसके बावजूद पड़ोसी मुल्क को IMF से कर्ज नहीं मिल पा रहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि इसके जिम्मेदार इमरान खान है, जो सड़कों पर अराजकता पैदा कर देश में अस्थिरता की आग को हवा देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय मीडिया विंग द्वारा साझा किए गए एक संक्षिप्त बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि सड़कों
पर अराजकता पैदा करना और इमरान नियाजी के एजेंडे का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश में अस्थिरता की आग को हवा देना है। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां चीनी सेना के जिस अफसर पर अमेरिका ने लगाए प्रतिबंध, ड्रैगन ने उसे रक्षा मंत्री नियुक्त कर डाला। जी हां, बढ़ती दरार के बीच सबसे बड़ी खबर बता दे, चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता सौंपी गई है। अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जिनपिंग तरफ से प्रस्तावित नामों को सरकार में अलग अलग पद सौंपने का भी काम कर रही है। पीएम ली कियांग के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पार्टी कांग्रेस में जनरल शी शांगफू को चीन को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। 65 वर्ष के शांगफू जल्द ही वेई फेंग की जगह लेंगे, जो कि अक्टूबर में ही चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। ली शांगफू चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में चर्चित चेहरे हैं। जी हां, साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सऊदी अरबिया से बड़ी खबर, जहां लाउड स्पीकर पर नमाज पढ़ना ही नहीं बल्कि चंदा मांगने पर मनाही पर भड़के भारत के मुस्लिम धर्म गुरु। जी हां, सऊदी अरबिया ने इसी महीने शुरू हो रहे रमजान को लेकर कई गाइडलाइंस जारी की हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब सऊदी में मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। जो हमारी खबरों को डेली देखते दोस्तों, उनको ये जानकारी होगी। अब से अजान का लाइव प्रसारण नहीं होगा। इसके साथ ही मस्जिदों में भी इफ्तार की दावत करने पर रोक लगा दी गई है। सऊदी अरबिया की इस्लामिक मिनिस्ट्री ने रमजान पर पाबंदियों से जुड़े 10 निर्देश जारी किए हैं। इसमें रमजान के दौरान दावतों के लिए चंदा मांगने पर भी रोक लगाई गई है। सऊदी अरब में इस्लामी मामलों के मंत्री शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल अजीज अल खेख ने रमजान के मद्देनजर 10 सूत्री लिस्ट जारी किया है। इसमें नमाज के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही रमजान के दौरान दावतें देने के लिए चंदा मांगने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब से रमजान की दावतें मस्जिद के अंदर नहीं बल्कि बाहरी इलाकों में ही दी जाएगी और इन दावतों की जिम्मेदारी इमाम संभालेंगे। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों, जहां रशिया से सुखोई Su-35 क्यों खरीद रहा ईरान, अभी से टेंशन में अमेरिका और इजराइल। जी हां, सही सुना आपने, बता दें ईरान ने रशिया से सुखोई यानी Su-35 फाइटर जेट से खरीदने वाला है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच इसे लेकर डील लगभग फाइनल हो चुकी है। यूएन में ईरानी डिप्लोमेट ने कहा कि सुखोई Su-35 जेट को तकनीकी तौर पर ईरानी एक्सपर्ट्स ने मंजूरी दी है, जिसके बाद डील को आगे बढ़ाया गया। हालांकि रशिया की तरफ से इस डील को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में इस्लामी गणराज्य ईरान के स्थायी डिप्लोमेट ने कहा है कि सुखोई Su-35 लड़ाकू जेट को तकनीकी रूप से ईरानी विमानन विशेषज्ञ द्वारा मंजूरी दी गई थी। इसके बाद इस डील को आगे बढ़ाया गया। दरअसल ईरान पर संयुक्त राष्ट्र ने कन्वेंशनल वेपन्स खरीदने को लेकर पाबंदी लगा रखी थी। ये पाबंदी अक्टूबर 2020 में खत्म हो गई। इसके बाद रशिया ने ईरान को सुखोई 35 खरीदने की पेशकश की थी। ये खबर बताने के पीछे का सबसे बड़ा कारण दोस्तों हमारा यही है कि ईरान ने Su-35 विमान खरीदने पर विचार किया है दोस्तों, और ये विमान अभी तक ईरान भी नहीं आया है कि अमेरिका और इजराइल को तगड़ा वाला मिर्ची लगा है दोस्तों। यानी कि अमेरिका बस अपने आप को सुपर पावर बनते हुए देखना चाहता है, कोई और पावरफुल बन रहा हो तो उसको वो बिल्कुल भी नहीं भाता है। बहरहाल अमेरिका की इस नीति पर दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां चीन के विदेश मंत्री किन गांग का प्रमोशन, बने स्टेट काउंसलर। दिल्ली और बीजिंग के संबंधों पर क्या होगा असर, बता दें चीन के विदेश मंत्री किन गांग को स्टेट काउंसलर के रूप में पदोन्नत किया गया है, जिससे वो भारत चीन सीमा वार्ता के लिए चीन के विशेष प्रतिनिधि के पद पर नियुक्त होने वाले संभावित उम्मीदवार हो जाएंगे। चीनी संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यानी एनपीसी रविवार को अपना वार्षिक सत्र आयोजित कर रही है। एनपीसी ने किन की विदेश मंत्री के रूप में नियुक्ति का समर्थन किया और उन्हें स्टेट काउंसलर के पद पर पदोन्नत किया, जो चीनी सरकार के कार्यकारी अंग स्टेट काउंसिल या केंद्रीय कैबिनेट के भीतर एक उच्च पद होता है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी पर यह कहकर साधा निशाना कि लंदन से भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार यानी 12 मार्च को कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग लगातार भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है बल्कि लोकतंत्र की जननी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लंदन में भारत के लोक
लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। कुछ लोग लगातार भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि कुछ साल पहले मुझे लंदन में भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर मिला, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। जी हाँ, मोदी जी ने आगे कहा कि भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई हैं। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार कर्नाटक के हर जिले, हर गांव, हर कस्बे की पूर्ण विकास के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। बहरहाल दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से विदेशी धरती से भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं दोस्तों, क्या आप इसको निंदनीय मानते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं हमारी भारत की प्रिय जनता क्या कहती है दोस्तों, और भारी मात्रा में कमेंट करिएगा, वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हर कोई कमेंट कर सके। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां मोदी जी को ही लेकर खबर, जहां पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया दोस्तों, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिल चुकी है। इसकी जगह बता दें, मोदी जी ने रविवार को यहां श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुब्बली स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म राष्ट्र को समर्पित किया। अधिकारियों ने कहा कि इस उपलब्धि को हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई है। उन्होंने कहा कि 1507 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। मोदी ने यहाँ एक कार्यक्रम में क्षेत्र में संपर्क बढ़ाने के लिए होसपेटे हुब्बली तिनाई घाट खंड के विद्युतीकरण और उन्नत होसपेटे स्टेशन को भी राष्ट्र को समर्पित किया। ऐसे में दोस्तों, गिनीज बुक में वही चीजें लिखी जाती हैं जो वर्ल्ड में एक होती हैं, और मोदी जी ने ये कर दिखाया है दोस्तों। पहले गुजरात का वो स्टेडियम और अब ये रेलवे स्टेशन। ऐसे में दोस्तों, मोदी है तो मुमकिन है, ये बात कमेंट में जरूर कह दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें, और आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।